लास्ट क्लास में क्या देखे थे, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे ना, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या किया था याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम से क्रॉस करते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, रिजल्ट क्या होता है? 1 जीरो 0 0। और क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे से करते हैं आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, सेम ऑर्डर में करेंगे तो अगला वाला उल्टा करेंगे तो माइनस। डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला करते थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्या आता है रिजल्ट? 1 डॉट प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ करते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, क्या रिजल्ट आता है? 0। तो ये सब ध्यान रखना। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था, जो जनरली हम लेके चलते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा था, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये लिखा था प्लस a3k। और वेक्टर b इक्वल टू क्या लिखा था, b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो कल इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखा था ना, a क्रॉस b, ठीक। कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया था? क्रॉस प्रोडक्ट किया था कि पहले क्या था कि हर एक को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से क्रॉस किया, और क्रॉस करके जो आया था फिर हमने फाइनल रिजल्ट देखा, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका वो भी है कि सबसे क्रॉस करो। एक और तरीका है, मैथ्स में पढ़ते हैं चैप्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, तो हमको पूरा चैप्टर नहीं जाना, डिटेल तो मैथ्स में देखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का हेल्प करके, कैसे लिखेंगे वो जानते हैं। मैथ में क्या यूज करते हैं पता है? जैसे मैथ्स में मान लो कोई इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस समथिंग z इक्वल टू से 5, फिर मान लो है कुछ 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू कुछ 7, ठीक। हमको इक्वेशन बनाना है, तो मैथ्स में क्या करते हैं, कॉमन टर्म जो है x y z लिखते हैं, फिर नीचे इन तीनों का कोफिशिएंट, फिर इन तीनों का कोफिशिएंट क्या है कैसे है समझा देगा, मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो खैर ये बातें देखी जाएगी। यहाँ पे हम सीधा आते हैं, ये तो जितना काम है हमको उतना करना, बहुत डिटेल लिख जाएंगे। अब यहाँ समझो, a को b से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दोनों में कॉमन टर्म क्या है, a और b में? ए और बी में आई जे आई और जे। कैसे लिखते हैं जरा समझना, लिखेंगे आई कैप, ध्यान से समझना, जे कैप के कैप, ठीक। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। जो कॉमन है उसको लिख लिया पहले। ए क्रॉस बी, जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है ना, तो पहले जो लिखा है पहले उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले क्या लिखा है ए, जरा समझना, ए का कोफिशिएंट आई का क्या है a1, जे का कोफिशिएंट देख के बताओ a2 और के का क्या है a3। फिर उसी तरीके से ए क्रॉस बी करना है। अब नीचे क्या लिखेंगे, बी का कोफिशिएंट, बी में बताओ क्या कोफिशिएंट है, b1 b2 b2 b3, क्लियर है? ठीक है, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। आई जे के जो कॉमन था लिख लिया, फिर इसका कोफिशिएंट आई जे के का जो पहले लिखा है ए लिखा है तो पहले ए लिखेंगे, अगर फिर बी है तो फिर बी, अगर लिखा होता बी क्रॉस ए तो पहले बी का कोफिशिएंट लिखते हैं, b1 b2 b3 a1 a2 ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे ऑल्टरनेट लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करने का तरीका डिटरमिनेंट। अल्टरनेट क्या लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। मैथ्स में जब करते हो इधर भी प्लस माइनस प्लस लगाया जा सकता है, दोनों तरीके किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम उसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सिंपल सॉल्व करने का एक ही तरीके से बात को रखेंगे। तो अल्टरनेट क्या रखा, प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसको समझो, क्योंकि ये चीज यही नहीं है, पूरी फिजिक्स में कई चैप्टर में घूम फिर के आएगा ये चीज, क्रॉस प्रोडक्ट करना काम आएगा। हम आगे पढ़ेंगे, रोटेशन टॉर्क निकालेंगे और क्वांटिटी निकालेंगे, 12th में निकालेंगे, बहुत जगह काम आता है क्रॉस प्रोडक्ट करना, इसलिए इसको सीखो अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले क्या है, आई कैप लिख लिया, आई कैप, ठीक। अब जो लिखा है सबसे पहले समझना, जिसको देख रहे हैं वो वाली रो और वो वाली कॉलम कैंसिल, उसको भूल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, आई कैप वाला रो क्या है ये, और आई कैप वाला कॉलम क्या है ये, इसको छोड़ दो, ठीक। बचा कौन, ये चार बचा, इनको क्या करेंगे, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। तो करेंगे a2 b3, समझना, a2 b3,
लिखेंगे क्या, तो ध्यान देना, A2 B3 बीच में लगाएंगे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, A2 B3 बीच में लगाएंगे माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको A2 A3 B2 बोलो या B2 A3 बोलो, बात बराबर है, मल्टीप्लाई में बात बराबर, A3 B2 पहले बोलो, ये क्लियर है। हाँ सर। फिर देखो इसी तरीके से जरा ध्यान से समझना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाया था ना, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस जे कैप, माइनस जी। अगला आएंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा, यहाँ पे माइनस जे कैप लिखेंगे, देखो माइनस जे कैप, जे कैप देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं वो वाली रो वो वाली कॉलम कैंसिल, तो जे वाला रो कौन सा है, यही, और कॉलम कौन सा है, ये, इसको भूल जाए, ठीक। तो बचेगा कौन, फिर ये चार टर्म बचेगा, 1 2 3 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस लगाएंगे बीच में, क्या लिखेंगे, A1 B3 माइनस A3 B3, समझ आ रहा है बात, A1 B3 फिर लगाएंगे माइनस A3 B1, पहले बोलो क्लियर है। हाँ। फिर अगला आएंगे के कैप, के कैप में क्या लिखा है, प्लस के के, लिख लिया प्लस के, ठीक। अब के को देख रहे हैं तो के वाली रो के वाली कॉलम कैंसिल, तो के वाला रो कौन सा, यही है, और के वाला कॉलम कौन सा, ये, इसको भूल जाएंगे, ठीक। फिर क्या बचा, ये चार बचा, हाँ सर। क्या लिखेंगे जरा बताओ, A1 A1 B2 B1 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये मैथ में तरीका होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, हमको अभी मतलब नहीं मैथ्स में देखोगे, लेकिन हमको ये सॉल्व करना आना चाहिए, उसका यूज करते हैं तो ऐसे सॉल्व होता है। पहले बताओ ये सबको समझ में आया, क्लियर है। अब ये रिजल्ट कल वाले से मिलाओ, कल जो लिखा तो सेम रिजल्ट आ रहा है, कल जो क्रॉस प्रोडक्ट किया था हाँ सर। उससे रिजल्ट मिलाओ, प्लस माइनस एडजस्ट करना होगा, रिजल्ट देखोगे तो सेम आएगा, हाँ वो, कल जो आया था वही रिजल्ट है। हाँ। तो एक एक दोनों तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है, हर एक को मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से, समझना, या फिर हम डिटरमिनेंट मेथड से करें, तो दोनों में से कौन कब करें, अब जिसको जहां चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा टर्म है, जैसे आई जे के तीनों का कोएफिशिएंट है ना, तो अच्छा रहेगा कि हम ऐसे बना लें, एक स्टेप में आ जाएगा, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। और कम टर्म है, कम टर्म का मतलब मान लो लिखा है 2i प्लस 3j 4j प्लस 5k, दो दो चार ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसमें हम डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 के 9 टर्म बनेंगे, एक 3 से एक 3 से, तो वहां अच्छा ये कर लें, ज्यादा टर्म रहे तो ऐसे कर लें, कम रहे तो फिर एक एक से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कौन भी किसी की जगह किया जा सकता है, दोनों तरीका समझ में आया, इसको लिख लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका देखा, ठीक है ना, या तो हम डिटरमिनेंट से करें और या फिर क्या करें, डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स कम होगा, आईजे के कम होगा तो वो ज्यादा आसान है, अदरवाइज ये आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे डॉट और क्रॉस दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज दे रहे हैं, डॉट और क्रॉस, तो जरा करके बताना। मान लो वेक्टर ए गिवन है 2i कैप माइनस कुछ है 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर a इक्वल टू गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर b इक्वल टू गिवन है कुछ i कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b इक्वल टू गिवन है i कैप प्लस 2k कैप, बोर्ड पे लिखा है, और वेक्टर c इक्वल टू गिवन है j कैप माइनस k कैप। तो बताना है हमको देन फाइंड a डॉट b क्रॉस c, हमको वैल्यू बतानी है a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू कितनी है। तो एक ही क्वेश्चन में डॉट भी करना आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन में क्रॉस भी करना आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, पहले b और c का क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, और फिर उसका क्या कर दोगे, a से डॉट कर दोगे, तो b और c का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कम है, दो दो चार ही मल्टीप्लाई होगा ना, एक एक दो से, तो अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही कर ले, उतना क्यों बना है, अगर तीन तीन रहते i प्लस जे प्लस के आई प्लस जे प्लस के, तो ठीक रहता, तो मल्टीप्लाई करके फिर डॉट करोगे। मुझे एक बात बताओ, फाइनल आंसर जो आएगा वो वेक्टर में आएगा आई जे के में कि कोई नंबर आएगा, फाइनल सर। हाँ, फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, आई जे के टर्म में आना चाहिए या फिर कोई डिजिट आना चाहिए, कोई नंबर आना चाहिए, नंबर डिजिट, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना,
क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के में कुछ आएगा बी और सी का, और फिर ए से डॉट करेंगे। डॉट का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है, नंबर होता है, तो फाइनल रिजल्ट को नंबर आएगा। तो खैर जो भी आएगा ट्राई करो, पहले बी क्रॉस सी करो, फिर ए से डॉट प्रोडक्ट करो, टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का। देखो आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, कितना बता रहे हो? 0। तो जो 0 बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, गुड, अच्छा बात है। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे B क्रॉस C, पहले B क्रॉस C करेंगे। देखो B क्रॉस C दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कम है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने को खास दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आई जे के प्लस माइनस प्लस, जो चीज नहीं है उसको 0 कर दोगे। जैसे यहाँ पे I का कोएफिशिएंट 1 है, K का क्या है 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, J का नहीं है 0 लिख देंगे। यहाँ पे फिर J का कोएफिशिएंट 1 है, K का -1 है, I नहीं है, तो 0, इसका कोएफिशिएंट 1 -1। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो चाहो, जो आपको आसान पड़े, या फिर मैं कम टर्म है तो 4 ही बनेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अदरवाइज चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। I + 2K कैप क्रॉस J माइनस K कैप, यही है ना? देखो हमको पता है कि उस ऑर्डर में रहेगा तो प्लस होता है, उल्टा होगा माइनस होगा, लेकिन एग्जाम में करते हो या शुरू में या कभी कंफ्यूज होते हो तो बताया था रफ में कुछ नहीं है, आई जे के ऐसे लिखो, रफ में आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, इस तरह से एरो बना। अगर एरो के साथ चलेंगे तो अगला वाला प्लस, उल्टा चलेंगे तो अगला वाला माइनस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं जरा, आई क्रॉस क्या होगा जे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस करना दो, आई क्रॉस के, ऑर्डर ध्यान देना जैसे है वैसे ही लिखेंगे, आई क्रॉस के क्रॉस आई नहीं लिख देना, प्लस प्लस है तो प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे 2K क्रॉस J, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे -2K क्रॉस K। पहले बताओ ये समझ में आया सबको? देखा मल्टीप्लाई मैथ में करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। तो आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होगा जल्दी बताओ? के कैप, आई क्रॉस जे उसी ऑर्डर में है ना, के कैप, कोई दिक्कत? तो बताया था आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप। आई क्रॉस के जरा देखो, आई क्रॉस के उल्टा आ रहा है, आई क्रॉस के क्या होगा उल्टा आ रहा है, क्या लिखेंगे? माइनस आई क्रॉस के माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? बात क्लियर है? देखो आई क्रॉस के उल्टा है ना, माइनस एक है और यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। के क्रॉस जे माइनस आई उल्टा है, क्या होगा -2i, और के क्रॉस के क्या होता है? सेम से 0 होता है क्रॉस प्रोडक्ट, के क्रॉस के 0, तो ये आ गया। इसको चाहेंगे तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, आई को पहले लिख देते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आसानी हो। -2i के प्लस क्या लिखेंगे? जे के प्लस के, पहले बताओ ये क्लियर है? हाँ सर। अब चाहो तो इसको चाहते तो डिटरमिनेंट से भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ ये यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो। तो B क्रॉस C ये आया, अब A से क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। A से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखिए क्या था, A डॉट B क्रॉस C, यही करना है ना? A डॉट B क्रॉस C, A क्या है? 2i कैप -3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है? और B क्रॉस C, B और C का क्रॉस प्रोडक्ट कर चुके हैं, ये आया -2i प्लस j प्लस k, -2i प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बताओ क्लियर है? अब जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में बताया ना कि सेम से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, और दूसरे से क्या होता है? 0। तो दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करके टाइम खराब नहीं करेंगे कि i डॉट j कर रहे हैं 0 होगा, i डॉट k कर रहे हैं 0 होगा, j डॉट i 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, k डॉट i 0 होगा, k डॉट j 0 होगा। तो सेम से ही कर, सेम से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा जरा बताओ? सर एक का 2 into -2 i डॉट i क्या हो जाएगा? 1, मैं नहीं लिख रहा, i डॉट i क्या हो जाएगा? 1, नहीं लिख रहा, 1 ही होगा, ठीक है। माइनस, अब ये क्या है? 3
और ये क्या है 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा, j डॉट j1 हो जाएगा हाँ सर प्लस k डॉट k1 7 और इसका कोएफिशिएंट लिखते हो तो 1, यही होगा कोई दिक्कत। सॉल्व करोगे 7 और ये क्या है -4 -3 क्या होगा -7 प्लस 7 क्या होगा -7 प्लस 7 0, तो ये क्या आंसर आया 0। अब कोई ये खतरनाक सा याद मत कर लेना कि a डॉट b क्रॉस c 0 है, ऐसा को मत याद करना कि अच्छा हाँ a डॉट b क्रॉस c दिया क्वेश्चन में 0 आंसर की तरह, ऐसा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा वैल्यू दे रखा था कि 0 आए, अदरवाइज कुछ भी आ सकता है। क्लियर है बात? Yes. तो इस इक्वेशन से डॉट और क्रॉस दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो जो नहीं किया हो जल्दी से, ताकि बहुत लोग किए हो, और फिर उसके बाद आएंगे एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जरा समझो, जैसे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखा था ना, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखिए। डॉट का एप्लीकेशन क्या क्या देखा था, पहला टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, और क्या देखा था और बताओ, कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। हाँ एंगल बिटवीन वेक्टर क्या था cos थीटा a डॉट b डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या था, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, a डॉट b 0। और एक क्या देखा था, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। अगर b को a के लॉन्ग प्रोजेक्ट करना है वेक्टर b को वेक्टर a, तो क्या था b cos थीटा इनटू a यूनिट वेक्टर, यही देखा था। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का भी एप्लीकेशन देखते हैं, कहां कहां यूज होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या क्या काम है, सबसे पहला तो है क्या क्या कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। फर्स्ट लिखना एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो पता करने के लिए हमने बताया था ना, उसको क्या लिख रहे थे एन कैप से लिख रहे थे। तो यूनिट वेक्टर क्या है, सिंपल बात समझो, यहाँ पे जैसे लिखा था a क्रॉस b, क्या लिखा था ए बी साइन थीटा लिखा था ना, हाँ सर a क्रॉस b क्या लिखे थे, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये था। अब देखो जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा क्या है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, तो a b साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, और क्या बचा n कैप, ऐसे भी लिखा सकता है a क्रॉस b कि a क्रॉस b को ये क्या है ए बी साइन थीटा यानी a क्रॉस b का मॉड मैग्नीट्यूड इनटू n कैप, और यूनिट वेक्टर क्या है n कैप, तो यहां से n कैप क्या लिखेंगे, n कैप इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मॉड। बात समझ में आ रही, a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मॉड, ये है n, a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मॉड, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, जल्दी देखो। फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया कि यूनिट वेक्टर पता करने में परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं कंडीशन पता करने में, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन पता करने में, दो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन पता करने में। डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा था, परपेंडिकुलर वेक्टर का कंडीशन पता करने में, क्योंकि परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा था 0, यहाँ पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन पता करने में यूज कर रहे हैं। तो a क्रॉस b अगर पैरेलल वेक्टर है मतलब दोनों पैरेलल है, एंगल क्या बनेगा 0, ए बी साइन 0, ये होता है ना ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी क्या होगा 0। तो दो वेक्टर पैरेलल है उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब जरा बात को समझ, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर दो वेक्टर मान लो कि समझो जरा, वेक्टर ए ये है
वेक्टर बी ये, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल, अगर ये वेक्टर a1i plus a2j plus a3 के b1i plus b2j plus b3 के पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या आया है? ये पूरा है। हाँ सर। ये पूरा टर्म 0 कब हो सकता है? जब ये भी 0 हो, अब बोला ये भी 0 हो और ये भी 0। ये टोटली 0 वेक्टर तब बन सकता है जब आई कैप का भी कोएफिशिएंट 0 हो, जे कैप का भी कोएफिशिएंट 0 हो, के कैप का भी 0 हो। यानी अगर मैं कंडीशन बोल रहा हूं ये दोनों वेक्टर है और पैरेलल है, इसका मतलब ये टर्म भी 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए और ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए। तो मेरे एग्जांपल में मैंने यही एग्जांपल लिया और यहाँ पे एक बात कह दिया इसी में, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर ये बात कह दिया तो इस केस में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और क्रॉस प्रोडक्ट हम कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं लिख रहा हूं जरा समझना, a क्रॉस b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला टर्म 0, समझना, ये भी 0, ये भी 0। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका मतलब a2b3 माइनस a3b2 क्या होगा? इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? a2b3 राइट साइड लाएंगे इक्वल के उधर, तो क्या होगा? इक्वल टू a3b2 बोलेंगे। या फिर मैं काम करता हूं, a2 और b2 को एक तरफ रखते हैं, क्या लिखेंगे? a2 बाई b2 लिखेंगे, जरा बताओ तो। a2 बाई b2 इक्वल टू क्या होगा? a3 बाई b3। पहले बताओ ये क्लियर दिख रहा है क्या? ये छोटा बोल दिख रहा है सर। तो लिख सकते हैं a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3, इसको क्या लिख दिए? इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये वाला भी टर्म 0 होना चाहिए। ये टर्म 0 होने का मतलब ये पूरा 0, मतलब इसको इक्वल टू उधर ले जाएंगे, डायरेक्ट एक स्टेप लिखे, ये पूरा 0, ये पूरा 0 का मतलब क्या है कि a1b3 इक्वल टू होगा a3b1 होगा। एक तरफ लाते हैं a1b1 वाले को, क्या लिखेंगे? a1 बाई b1, a1 बाई b1 इक्वल टू क्या बोलेंगे? a3 बाई b3। जब आपको समझना, ठीक है, a3 बाई b3, इसको नाम दे दिया मान लो इक्वेशन 2। इसी तरीके से तीसरा टर्म भी 0 होगा, ये पूरा भी 0, यानी a1b2 इक्वल टू a2b2। ठीक, ये भी होगा, लेकिन मेरा काम इतने दोनों से ही बन गया, तीसरे में भी वैसा ही देगा रिजल्ट। अब एक बात समझो, a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3, a1 बाई b1 इक्वल टू a3 बाई b3। तो a3 बाई b3 दोनों में कॉमन है, a1 तो इसका मतलब सब इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जरा समझना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या बोलेंगे? a1 बाई b1 अगर पैरेलल है तब ऐसे इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाय b3। a3 बाय b2। अगर दोनों पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा? a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 इक्वल टू a3 बाय b2। पहले बताओ ये क्या है? दोनों इक्वेशन आ गया, इसमें भी a3 बाय b3, इसमें भी a3 बाय b3 इक्वल टू a2 बाय b2, a1 बाय b1, यानी तीनों इक्वल होगा रेशियो, यानी दो वेक्टर पैरेलल है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 इक्वल टू a3 बाय b2, अगर वेक्टर उस फॉर्म में। पहले बताओ ये क्लियर है? इसको नोट कर लो। देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी या एग्जांपल समझ लो इसी का। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा देखो, बताओगे आप लोग ये आंसर। मान लो बोला गया इफ वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, बता दिया, ठीक। ए का वैल्यू बोला गया कुछ, मान लो इससे 3i प्लस 5j, ठीक, माइनस कुछ मान लो p, ठीक। वेक्टर b इक्वल्स टू गिवन है, मान लो वेक्टर b इक्वल्स टू गिवन है, मान लो qi, वेक्टर b इक्वल टू गिवन है, मान लो qi माइनस या प्लस कर लो प्लस 20j, qi प्लस 20j प्लस कुछ है, मान लो कि ये गिवन है, सिंपल रखा 12, ठीक है। तो आपको बोला a पैरेलल टू b है,
ए पैरेलल टू पी है तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए बता पाओ तो और खुशी की बात है। वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है 3i + 5j - p के। वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है qi + 20j + 12 के। बोला गया ए पैरेलल है पी के, तो पी और क्यू का वैल्यू कौन बता सकते हो? जल्दी बताओ, बिना पेन चलाए बताओ। बोल दिए अगर ए पैरेलल बी के है तो भाई रेशियो क्या होगा? सेम होगा। a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3। कोई एक रेशियो जितना होगा बाकी सब उतना ही होगा। तो ये रेशियो तो फिर 5/20 कितना है? 1/4। 1/4 है ना, तो ये इसका क्या है? 4 टाइम्स। तो सारे रेशियो उतने ही होंगे। तो ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? इसका 4 टाइम्स 3 का 4 टाइम्स 12। तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12। q इक्वल्स टू 12। अच्छा p देखोगे तो ये कितना है? ये भी रेशियो क्या होना चाहिए? 1/4। 1/4 1/4 मतलब ये 12 है, तो ये कितना होना चाहिए? -3 -3 होना चाहिए। तब रेशियो फिर 1/4 आएगा ना। +3 करोगे तो रेशियो क्या आएगा? +3 करोगे तो -1/4 आएगा। +1/4 चाहिए ना, तो p इक्वल टू क्या हो गया? -3। पहले बताओ, क्लियर है? यस सर। कुछ नहीं है, जो रेशियो एक होगा सारे रेशियो वही। तो ये अगर 1/4 है 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स होगा। 3 का 4 टाइम्स क्या होगा? 12, तभी 1/4 होगा। और ये 12 है तो ये 4 टाइम्स मतलब ये इसका 4 टाइम्स होना चाहिए। ये क्या होगा? 3। बट क्या होगा अगर +3 करोगे तो ये -1/4 आएगा। हमको +1/4 रेशियो चाहिए ना, तो इसको क्या करना होगा? -3। बात समझे? कोई दिक्कत तकलीफ है? सिंपल है ये। तो दो एप्लीकेशन देखे, एक लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर क्वेश्चन हमने किया था पहले भी काफी है, कुछ और करेंगे क्वेश्चन। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज थ्योरी खत्म कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का एक लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं, फिर कल क्वेश्चन करेंगे। तो एक एप्लीकेशन देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का थर्ड एप्लीकेशन। अच्छा एक बात बताओ, इसको अभी नहीं पढ़ना आप लोग, फिर भी एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। अब से जानो एरिया क्या है? वेक्टर है। तो टू फाइंड एरिया, टू फाइंड द एरिया, हमको सब एरिया नहीं देखना है, बाकी धीरे धीरे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अभी केवल हम ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का बात करेंगे। बाकी फिर आपको 12th क्लास में जब आएंगे, 12th में पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके लास्ट में पढ़ेंगे कुछ गॉस लॉ करके होता है, 12th में देखेंगे। वहां पे एरिया एज अ वेक्टर हम यूज भी काफी करेंगे, तो वहां पे देखा जाएगा। अभी केवल इतना जान लो कि एरिया क्या है? वेक्टर। तो अब तक आप बोलोगे ठीक है बोल रहे हैं वेक्टर है, तो फिर अब तक तो हम सीधा ही निकालते हैं आ रहे हैं। दरअसल आप क्या करते थे पता है? जैसे मैं रेक्टेंगल का एरिया पूछूं, क्या बोलते थे? लेंथ इनटू थिकनेस, L इनटू B। दरअसल क्या होता था समझो, ये रेक्टेंगल शेप है बोर्ड, ये L है लेंथ, ये लेंथ है, ये क्या है? थिकनेस है। तो जब हम अगर वेक्टर बोल रहा हूं मतलब A क्रॉस B, अगर मैं कर रहा हूं L, ये L समझना, ये B, L क्रॉस B, L और B के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बन रहा है। जरा समझना, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोलता हूँ? A क्रॉस B ना, L क्रॉस B, तो क्या लिखेंगे? L B sin 90। A क्रॉस B हो होता है AB sin थीटा, तो L B दोनों के बीच का एंगल sin 90। sin 90 क्या होता है? 1। तो हमको तभी पता नहीं होता कि हमने sin 90 1 किया, दरअसल हम L इंटू B कर देते हैं, लेंथ इंटू थिकनेस। लेंथ इंटू थिकनेस sin 90 1 की वजह से। समझना नहीं बात? तो हम सीधा लेंथ इंटू थिकनेस यूज करते हैं। अब फिर मैं अगर बोल रहा हूँ वेक्टर है तो फिर तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? राइट हैंड रूल से पता करते हैं। कैसे? L ये है और B ये है, कैसे करेंगे? L क्रॉस B ऐसे लिखेंगे, L क्रॉस B। L ये है और B ये है, समझना। L ये है, B ये है, कैसे करते हो? A क्रॉस B करते हो, A क्रॉस B करते हो, तो ये क्या करोगे? L क्रॉस B, A क्रॉस B, तो ये क्या करोगे? L क्रॉस B। L ये है, B ये, तो L क्रॉस B क्या होगा? ऐसे होगा। L क्रॉस B ऐसे होगा, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? एरिया। समझ आ गई बात? तो खैर अभी इतना ही जानो कि एरिया क्या होता है वेक्टर। डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर जितना यहाँ जरूरत है उतना ही। तो 2-3 फॉर्मूला ध्यान रखो, अगर वेक्टर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं? तो अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल के लिए 1/2 इनटू A क्रॉस B। A क्रॉस B का मॉड मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका मैग्नीट्यूड। ठीक। और एक देखना है एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम देखो, ये पैरेललोग्राम है ना, ये है, कैसे ड्रॉ करते थे वेक्टर में, याद है? एक वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर बनाया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, ऐसे करते थे। तो एक वेक्टर ये बनाते थे, समझो, एक वेक्टर इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, एक ये बनाया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, तो इसको मान लो नाम दे दिया वेक्टर ए, ये बोल दिया वेक्टर बी, तो ये ए है, ये भी ए होगा, पैरेललोग्राम है, ये बी है तो ये भी बी होगा, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। और डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये है, एक अगर डायगोनल के टर्म में लिख रहे हो तो एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, इस डायगोनल को नाम दिया वेक्टर सी और दूसरे वाले डायगोनल को नाम दिया वेक्टर डी, ठीक है। साइड को नाम दिया ए बी और डायगोनल को क्या नाम दिया? सी, एक सी एक डी और साइड ए बी, ठीक। तो दो फॉर्मूला है, ध्यान रखना, अगर इन टर्म्स ऑफ साइड बोलेंगे पैरेललोग्राम का एरिया तो क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी का मॉड। अगर साइड के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी का मॉड। यहाँ ए और बी क्या है? साइड है। और अगर इसी फॉर्मूले को डायगोनल के टर्म में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ सी क्रॉस बी का मॉड। सी और डी क्या है? डायगोनल। ट्रायंगल के एरिया में ए और बी क्या है? साइड लेंथ है। पैरेललोग्राम में ए और बी क्या है? साइड लेंथ है, लेंथ और थिकनेस। और सी और डी क्या है? डायगोनल। डायगोनल के टर्म में हाफ लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखना, ज्यादा अभी नहीं देखना है, जब 12th में देखा जाएगा तब देखिए। अभी इस पे क्वेश्चन करना है जो कल करना, ठीक है। कल फिर इन पे क्वेश्चन कराएंगे। थ्योरी खत्म हो चुकी है चैप्टर की, बाकी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का कुछ वो बताएंगे, तो इतना रिवीजन अच्छे से करना, ठीक है।